ओजोन लेयर के ना होने से सूर्य का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्लांट्स के डीएनए को डैमेज करेगा। जमीन पर मौजूद सारा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। सारी फसलें जल जाएंगी। जो जिंदा बचेगा वो भूख से मारा जाएगा। अंटार्कटिका के ऊपर का यह होल भारत के साइज से 8 टाइम्स बड़ा है। यह होल 1979 में बिल्कुल नॉर्मल था। 1980 से 1981 में थोड़ा सा बड़ा हो गया। 1982 में और थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा और 1983 में यह क्लियर दिखने लगा था। 1984 में यह होल इतना बड़ा हो गया था। जिस तरह से यह होल बड़ा होता जा रहा था, 2050 तक यह प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। October, a hole appears in the ozone layer over the South Pole. The hole in the ozone shield is the size of the continental United States. The protective ozone layer is being threatened as never before. We're all at risk. Ozone depletion is not a natural thing. It stems from human emissions of chemicals called chlorofluorocarbons. The ozone layer is healing. ओजोन एक गैस है जो हमें सूर्य की यूवी रेस से बचाती है। 600 मिलियन साल पहले ओजोन का जन्म हुआ था। ये जमीन से 15 से 40 किलोमीटर ऊपर अर्थ की 6 लेयर्स में से दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। धरती पर 90% ओजोन इसी एरिया में पाई जाती है। ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है और ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला O2 होता है। ओजोन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम से बनता है। जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती है तो ऑक्सीजन के एटम्स अलग हो जाते हैं। जब ये एटम्स किसी दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलते हैं तो ओजोन बनती है। ओजोन लेयर 3 mm की होती है जो सूर्य के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देती है। साल 1924 में गॉर्डन डॉब्सन ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नाम की एक मशीन बनाई थी जिसकी मदद से एटमॉस्फेयर में फैली ओजोन की मात्रा को चेक किया जाता है। 1950-60s में अंटार्कटिका के ऊपर कुछ रिसर्च स्टेशन बनाए गए थे जिनके अंदर धरती, स्पेस और वेदर की स्टडी की जाती थी। इनमें से कुछ रिसर्च स्टेशन थे जिनके अंदर ओजोन की मात्रा को चेक किया जाता था। अंटार्कटिका के एक रिसर्च स्टेशन में जोसेफ फार्मर हर साल जाकर एटमॉस्फेयर में ओजोन की मात्रा को चेक करते थे। अक्टूबर 1982 में उनकी रीडिंग ने दिखाया कि ओजोन की मात्रा 40% खत्म हो गई है। उनको लगा कि मशीन खराब हो गई है जिसके कारण वो ऐसी रीडिंग दिखा रही है। अक्टूबर 1983 में वो एक नई मशीन को लेकर आते हैं और रीडिंग को चेक करते हैं। वो देखते हैं कि ओजोन की मात्रा पहले से और ज्यादा कम हो गई है। अक्टूबर 1984 में 1000 मील्स दूर किसी दूसरे रिसर्च स्टेशन में वो रीडिंग लेते हैं। उनको पता लगता है कि ओजोन की मात्रा पहले से और ज्यादा नीचे जा चुकी है। यह रीडिंग हैरान कर देने वाली इसलिए थी क्योंकि साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया था कि 2 से 3% ही ओजोन खत्म होगी। जब इन्होंने नासा वालों को बताया तो हमारे सामने इतनी खतरनाक इमेजेस आई। इन सब का कारण है क्लोरीन, जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकल रही थी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बनते हैं। ये जमीन पर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, पर 15 से 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में सूर्य की वजह से इनमें से क्लोरीन अलग हो जाता है। ओजोन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 3 एटम से बना होता है। जब क्लोरीन ओजोन के मॉलिक्यूल से टकराता है तो उसमें से ऑक्सीजन का एक एटम अलग हो जाता है जिसकी वजह से ओजोन का मॉलिक्यूल टूट जाता है। फिर किसी दूसरे क्लोरीन एटम से टकराने पर ऑक्सीजन का एटम अलग हो जाता है। एक ऐसा चैन रिएक्शन शुरू होता है जिसमें हमेशा जीत क्लोरीन की होती है। एक क्लोरीन एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है। आखिर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से आए? 1920s में जब रेफ्रिजरेटर नहीं हुआ करते थे तब खाने को ठंडा रखने के लिए आइस ब्लॉक्स होते थे। इन आइस ब्लॉक्स में एक बर्फ के बड़े टुकड़े को रखा जाता था। यह आइस का बड़ा टुकड़ा धीरे धीरे पिघलता रहता था और फर्श पर इसका पानी फैल जाता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर आए जिसमें अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता था। इस गैस के लीक होने के कारण आदमी मर भी सकता था। इस गैस के कारण गंदी बदबू चारों तरफ घर में फैल जाती थी, जिसके कारण घर में रहना मुश्किल हो जाता था। कुछ सालों बाद 1928 में थॉमस मिडगली ने फ्रीऑन नाम की गैस को तैयार किया। यह गैस रेफ्रिजरेटर में यूज होने लगी। इस गैस का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। इसको प्रूफ करने के लिए थॉमस मिडगली ने मैकेनिकल सोसाइटी मीटिंग में इस गैस को इनहेल कर
करके एक कैंडल को बुझा दिया था, यह दिखाने के लिए कि यह गैस खतरनाक नहीं है। यह फ्रीऑन गैस और कोई नहीं बल्कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी। इसका इस्तेमाल अब हर तरह की चीजों में होने लगा था। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रे, डिओड्रेंस, परफ्यूम और अस्थमा इनहेलर में भी इसका यूज होने लगा था। इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन फिर 1920s में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के दो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट मारियन मोलियान और शोफ ने इस गैस पर ध्यान दिया कि CFCs कहाँ जाते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर जाकर इकट्ठा होते हैं। मारियो ने इस पर रिसर्च की कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आसमान में जाकर लाखों की तादाद में ओजोन लेयर को खत्म कर रहे थे। उन दोनों ने जून 1974 में इस पर एक आर्टिकल पब्लिश भी किया था, लेकिन किसी ने भी इस पर गौर नहीं किया। फाइनली 16 सितंबर 1997 को 30 से ज्यादा कंट्रीज ने इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को 12 साल में 50% तक कम इस्तेमाल करने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 2 हफ्ते बाद नासा ने अपना डाटा पेश किया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 1997 से आज तक देखा जाए तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज बहुत कम हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए, 2021 में यह होल 13 गुना ज्यादा बड़ा हो गया था। सैटेलाइट से देखने पर यह ओजोन होल 2.48 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला है। ओजोन होल एक होल नहीं होता। ओजोन लेयर कम मॉलिक्यूल के कारण बारीक हो जाती है। इसे ओजोन होल इसलिए कहते हैं क्योंकि सैटेलाइट से देखने पर यह एक होल की तरह दिखाई देता है। यह होल अंटार्कटिका में जाकर ही क्यों बना? क्योंकि अंटार्कटिका में एक खास किस्म का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इकट्ठा होने पर मजबूर कर देता है। ये क्लोरीन और ब्रोमीन अंटार्कटिका के बादलों में इकट्ठा हो जाते हैं। जब सर्दियों के बाद धूप निकलती है तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन के केमिकल रिएक्शन के कारण वहाँ पर ओजोन होल बन जाता है।